ठीक है, हल्के से अपनी आंखें बंद कर लो, प्रार्थना बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आज नया साइड हेडिंग है। कल हमने बॉब के बारे में देखा और जजमेंट्स और अटैक्स, हाँ, कैसे महसूस होता है कि हम पर अटैक हो रहा है, ये हमने देखा। अब वो जो था वो उसके बॉस ने जानबूझ के शायद नहीं किया होगा, उनको सच में पसंद नहीं आया और उस बात को उन्होंने डायरेक्टली रिएक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जजमेंट्स एज इंटेंशनल अटैक्स, जानबूझ के भी इंटेंशनल अटैक भी कैसे होते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। A judgment is an insidious form of attack because it points to a part of you that you are not comfortable with, and thus you believe the negative assessment is justified. जजमेंट वो होता है ना जो तुम्हें बोला जाता है लेकिन ऑलरेडी तुम खुद के बारे में वैसा समझते हो और इसलिए वो नेगेटिव असेसमेंट जो है कि मैं खुद को ही जब बुरी मानती हूँ तो तुमने मुझे बुरा कह दिया तो क्या नई बात हुई, हाँ, तो वो ये पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाता है। The belief in turn blocks your ability to respond to the judgment as an attack because now you are seeing yourself, not the judgment, as the problem. लेकिन ये बात क्या बनती है पता है, हम उस जजमेंट में प्रॉब्लम नहीं देखते हैं या जजमेंट में हमें कोई गलती तो नहीं दिखती है, तो डायरेक्टली हम खुद गलत है ये समझ लेते हैं। We see the problem in ourselves and not the judgment. In other words, the judgment stirs up a feeling in you of wrongness, which takes you into the past and away from your experience in the moment. तो अभी क्या हो रहा था और अभी जो हो रहा था ये सही हो रहा था या गलत हो रहा था, ठीक है, वो रह जाता है बाजू में। अभी इतने रिएक्शन की या इस एक्शन की जरूरत थी कि नहीं, वो रह जाता है बाजू में और डायरेक्टली क्या होता है कि हम खुद गलत है इस बात पे हम लोग अटक जाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स द जजमेंट स्टर्स अप अ फीलिंग ऑफ यू इन यू ऑफ रॉन्गनेस विच टेक्स यू इनटू द पास्ट, और फिर हम पीछे चले जाते हैं कि देखो पीछे पहले भी ऐसा हुआ था, उसके पहले भी ऐसा हुआ था, ये था वो था, और अभी जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं। thus you cannot appropriately respond to the implicit attack. तो फिर जो हम पर वार हो रहा है उसको सही तरह से हम हैंडल नहीं कर पाते, खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। Not only do you tend to believe the content of the judgment in some form, but what is more important, you believe that the judge in another and in yourself has the right to evaluate and pass sentence on you, thereby condemning you to a diminished sense of self-esteem and effectiveness in your life. अब देखो, एक तो जजमेंट जो है वो जो शब्द यूज किए हैं, जो हमारे बारे में बात बोली जा रही है, जिस पर ना सिर्फ दूसरे का हमारा भी उस पर विश्वास है, हमको लगता है कि सामने वाले ने सही बोला है, हम भी उस खुद के बारे में वो मानते हैं, वो भी। लेकिन इससे भी बुरी बात ये है कि उनको हक है तुम्हें जज करने की और हमको खुद को हक है खुद को जज करने की। इस बात का भी स्वीकार करते हैं, ना सिर्फ जजमेंट का स्वीकार करते हैं लेकिन उस अथॉरिटी का भी स्वीकार करते हैं, उससे और नुकसान हो जाता है। This implicit disagreement to allow judgment will undo any attempts to appropriate response to the attack. फिर क्या होता है कि अगर सही तरह से आप खुद को डिफेंड भी करना, अपना बचाव करने की कोशिश भी करो, तो भी वो तुम नहीं कर पाते और वो इफेक्टिवली होता नहीं है। स्टेप 4 इन जजमेंट रिकग्निशन इज, इसलिए चौथा स्टेप कौन सा बनेगा? सी हाउ अ जजमेंट प्रोवोक्स सेल्फ रिजेक्शन
थ्रू इंटेंशनली मेकिंग यू फील अ सर्टन वे, जानबूझकर तुम्हें वैसा महसूस कराया हुआ है, कराया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कल बॉब का इंसिडेंट सुन रही थी, और ये कभी कभार होता है, लेकिन रोज रोज की कोई चीजें होती है जो हमारी रोज की जिंदगी में, आपके भी अनुभवों में आती है, मेरे भी अनुभवों में आई है। ये चीजों को अगर हम देखा जाए तो आपके ध्यान में आएगा कि मैं मतलब ये क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, मेरा बच्चा कॉलेज में था, और मैंने उसको कुछ करने को कहा था, या कुछ तो भी कहा था कि ये ऐसे इस तरह से होना चाहिए। और जब वो नहीं बात उससे हो पाई, तब जब वो आया सामने, तो मैंने उसको डांटा, और मैंने उसको बोला, देखो तुमने कितना गलत काम किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, इसके वजह से ये हुआ है, इसके वजह से वो काम नहीं हुआ, तुमको जो बोला था वो नहीं होने की वजह से इसको तकलीफ हुई, उसको तकलीफ हुई। और अचानक से वो मुझे सवाल सामने जवाब दिया उसने कि मम्मी प्लीज आप मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैंने ये काम करना चाहिए था, मेरे से नहीं हुआ, नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका म्हणजे आपण म्हणतो ना, त्याचं खापर माझ्या डोक्यावर नको टाकू। उसने फिर अपना ऑप्शन निकाल लेना था, या उसने फिर दूसरे ने या तीसरे ने, उन्होंने अपना अपना कर लेना था जो भी करना था उनको। उनके लिए तुम मुझे गिल्टी मत फील कराओ। अब मुझे क्या सिचुएशन थी ये एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जब वो बोला कि तुम मुझे गिल्टी मत फील कराओ, जैसे कि मेरे दिमाग के अंदर बत्ती जल गई, उसके बाद से लेकर मैं कभी भी किसी से भी कुछ भी बात करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं उन्हें गिल्टी या रिग्रेट। अब देखो, टोना मारना जो बोलते हैं ना हम लोग, ताने देना, टॉन्ट मारना, ये तो 100% गिल्टी या शेमफुल फील कराने के लिए बोला जाता है। मैं पहले से ही बहुत, मुझे नहीं लगता है मुझे आदत थी, लेकिन ऐसे अपन बोल देते हैं ना, हाँ बस तुमको तो मेरी याद नहीं आती, ऐसा भी नहीं निकलता अब मेरे मुंह से। इतना छोटा सा सौम्य टॉन्ट भी मेरे मुंह से नहीं निकलता। भाई उसको कुछ और काम होगा, कोई और प्रायोरिटीज होगे। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी सिचुएशन से जा रहा है या जा रही है। मैं क्यों ऐसा बोलूं कि तुमको मेरी याद नहीं आ रही होगी इसलिए तुम नहीं आए इतने दिन मिलने, या तुमको क्या मेरा, लोग ऐसी बातें करते हैं। हाँ, अरे मुझे तो लगा मेरा मेरा फोन नंबर तुम्हारे फोन में है ही नहीं, तुमने अब मुझे डिलीट कर दिया है। क्यों भैया, क्यों बोल रहे हो? क्या तुम एक ही हो मेरी जिंदगी में? क्या मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं? तो ये इंटेंशनल अटैक होता है, ये जो टॉन्ट्स मारना है, तिरछा बोलना है, टेढ़ी बात करना है, ये 100% इंटेंशनल अटैक होता है। और ये तुम्हारे पे जजमेंट कि देखो कि तुम कितने केयरलेस हो, या तुम यू यू डोंट, या तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, ये तुम्हें गिल्टी या रिग्रेट या शेमफुल ये चीजें महसूस कराने के लिए बोली जाती है। हाँ, ऐसे ही डराने के लिए भी बातें बोली जाती है, और हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम रोज के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी एक दूसरे को ये चीजों का एहसास दिलाते हैं। अब अगर कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो वो बोल देगा, जैसे मेरे बेटे ने बोल दिया, भाई मुझे गिल्टी मत फील कराओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी क्लैरिफाई मैम करेगा। हाँ ममता, मैम प्लीज। इधर आने के बाद से हाँ, मेरा भी ऐसे ही हो रहा। इतने साल तक हम वहां से नासिक से यहाँ के सबको मिल के जाते थे। जी। अभी मैं आके 1 साल हुआ। हाँ, फिर भी वो लोग ही मुझे बोलते हैं, अरे आके इतने दिन हुआ हमको मिलने के लिए नहीं आए। नहीं आए। फिर मैंने बोल दिया आपके बेटे के जैसे ही हाँ, 30 साल तक मैं तुम सबको आके मिली हूँ, अभी हाँ, तुम लोग आके हमसे मिलो अब मैं तुम्हारे तभी गांव मैं में रहने आऊंगी। आ गई हूँ। हाँ, यस। अभी तुम आके कहने की बात यह है ममता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने
कि सीधी बात करो यार, व्हाट इज योर yes, प्रॉब्लम। मैं yes. खुद से भी टेढ़ी बात नहीं करती, और अगर गलती से भी टेढ़ा वाक्य दिमाग में आ जाए ना, तो मैं खुद के सामने ही ऐसे सरप्राइज लुक देती हूँ खुद को ही। ये कहाँ से आया, यू नो। अपने Yes. पति पत्नी माता पिता भाई बहनें बच्चे, ये जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं, इनको ही हम ऐसे बोलते हैं। और अगर वो, जैसे मैं बोल रही थी कि अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी है, जैसे ममता ने सीधा बता दिया, भाई 30 साल से मैं इतनी दूर से तुमको मिलने को आया करती थी, अब मैं गांव में आ गई, तुम आ जाओ मुझे मिलने। ये मत अपेक्षा करो कि अब मैंने तुम्हारे पास, आई ऑलवेज एक्सपीरियंस योर सीधापन। यस अंजलि, यस, थैंक यू फॉर दैट। या, बिकॉज सीधी ही बात करनी है ना, क्यों टेढ़ी बात करनी यार। हम्म? और जो भी बोलना है सीधे मुंह बोलना। नहीं तो अगर सामने वाला, समझो सामने वाला जो है, अगर किसी को देख के खुशी होती है तो बोलो यार मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूँ। जो भी महसूस होता है वो शब्दों में डालो। अगर वीक है कोई और उसको टॉन्ट मारा जाए, तो वो खुद को ही पहले से कम समझता है। जब तुमने उसे ऐसा बोल दिया, तो हाँ सच में मैं लापरवाह हूँ, या मैं बुरी हूँ, या मैं लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रखती, ये खुद के बारे में मान्यता बना लेंगे। और वही मान्यता उनके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाएगी, और उसी बिलीफ सिस्टम से वो जिंदगी जिएंगे। फिर उनकी जिंदगी में और वैसे अनुभव आते ही रहेंगे, है कि नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन। सो डोंट थिंक अबाउट एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स। रोज की जिंदगी में तुम्हारे जो एग्जांपल्स है, इसको सोचो। Not only do you tend to believe the content of the judgment in some form, but what is more important, you believe that the judge in another and in yourself has the right to evaluate and pass sentence on you, thereby condemning you to a diminished sense of self-esteem and effectiveness in your life. This implicit agreement to allow judgment will undo any attempts at appropriate response to the attack. ये पढ़ के हो गया था, नेक्स्ट पैरा भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। स्टेप 4 इन जजमेंट रिकॉग्निशन इज सी हाउ अ जजमेंट प्रोवोक्स सेल्फ रिजेक्शन थ्रू इंटेंशनली मेकिंग यू फील अ सर्टन वे। अब अभी हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे वो और एग्जाम्पल दे रहे। सम जजमेंट्स मेक यू फील गिल्टी। अब देखो कोई वाक्य होते हैं वो तुम्हें गिल्टी महसूस कराते हैं, जैसे कि हाउ कुड यू हैव डन सच अ थिंग, यानी तुम इतने बुरे हो कि तुमने ऐसी चीज कर ली, ऐसा कैसा तुम कर सके, वो गिल्टी कराता है। सम मेक यू फील अशेम्ड। कोई वाक्य होते जो तुम्हें लज्जा महसूस कराते हैं। हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग लाइक दैट, अपने आप को क्या समझते हो, इस तरह से बात करते हो। सम प्रोवोक्स वीकनेस, डिसगस्ट, सुपीरियोरिटी, inferiority, hopelessness, and so on and so on. The fact that you react in that way is not a unique problem you have. It is built into the judgment itself. अब ऐसा जब कोई तुम्हें गिल्टी या अशेम्ड फील कराता है, और उस तरह से जब या वीक महसूस कराता है या इंफीरियर महसूस कराता है, तो वो महसूस जो तुम्हें होता है उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो वाक्य रचना ही ऐसी है कि तुम्हें वो एहसास होगा, वो इमोशन, वो फीलिंग फील होगी। जिस तरह से, जो टोन से, जो इरादे से और जो शब्दों से वो बात कही गई है, तो उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वो गिल्ट या फियर या जो भी है वो होगा। In fact, the fact that you react in that way is not a unique problem you have. It is built in the judgment itself. In fact, the judge says those things in order to make you feel those particular feelings. वो शब्द ही इस तरह से चुने गए होते हैं कि तुम्हें वैसा ही एहसास होना चाहिए। Judgments attack you specifically by generating certain emotions that will arouse self beliefs that disarm you. ऐसे शब्द जो ऐसा महसूस कराएंगे जिसके वजह से खुद के बारे में जो तुम समझते हो वो सच होगा, और या तो और तुम निशस्त्र हो जाओगे, तुम वीक बन जाओगे, यू विल बी डिसआर्म्ड। Seeing this helps keep you focused
on the attack and minimize it undermining effect on you. जब हम इन चीजों की, इन बातों की, इन शब्दों की, इन वाक्यों की, इन भावनाओं की जब हम सजगता रखते हैं, चाहे वो हम खुद से हमारे दिमाग में बोले हो या किसी और ने वो बात हमें बोली हो या हम किसी को ये बोल रहे हैं, अगर हम सजगता रखते हैं तो वो जो अटैक है, वो अटैक का जो पावर है ये कम हो जाता है। ओके, और उसका परिणाम कम होता है और वो अटैक का फोर्स कम होने के वजह से उसका रिजल्ट भी उतना बुरा नहीं होता। Imagine you had an enemy and for some reason every time he appeared your body became limp and unresponsive and your mind couldn't remember that he was a threat। अभी मुझे क्या बात ध्यान में आई मालूम है कि सर में गोली मारने के बदले पैर में मारो, कम नुकसान होगा। उस तरह से कि बाबा जितना कम नुकसान हो सके उतना करने की कोशिश, एटलीस्ट जान तो नहीं जाएंगी। ओके अब देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है और किसी भी वजह से जब भी वो सामने आता है तुम्हारा शरीर बिल्कुल कमजोर महसूस होता है, तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते और तुम्हारा मन जो है वो उसको याद भी नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन क्यों है। दिमाग जैसे शून्य हो जाता है। हाँ, couldn't remember that he was a threat and your mind couldn't remember that he was a threat. He could then simply suggest what he wanted and you would do it। अगर तुम निशस्त्र बलहीन ऐसे उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने हो जाते हो, तब क्या होगा, वो जो चाहे तुमको करने को बोलेगा वो तुम करोगे, वो जो चाहे वो तुम्हारे पास करवा ले सकता है। The symptoms would disappear soon after he left। और वो व्यक्ति जैसे ही चला जाएगा तुरंत, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, हाँ तुम जाग उठोगे। When you recovered your awareness of what you wanted and how he was having you do something else। मैंने हमेशा सोचा था, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बोलता है मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा इतना फायदा उठाते रहता है। उसके कॉलेज का प्रोजेक्ट 2 ही साल से बड़ा है, उसका कॉलेज का प्रोजेक्ट होने दो, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत फेमस है कॉलेज में, लेकिन घर पे बैठ के सारा काम मेरे पास करवाता है। चाहे प्रिंट आउट्स निकालने हो, चाहे एडवर्टाइजिंग करना हो, चाहे वो फ्लायर्स बांटने हो, सारा काम मेरे पास निकालता है और मुझे बाद में इतना इंसल्ट करता है और इतना गंदा मेरे से बर्ताव करता है। और हर बार मैं डिसाइड करता हूँ अगले बार मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब वो सामने आके फिर से मुझे कुछ करने को बोलता है मैं कर लेता हूँ। हाँ, अब ये सिचुएशन आई एम श्योर हमारे साथ कभी ना कभी जिंदगी में हुई है। कोई वो एक व्यक्ति है जो हम जानते हैं कि हमारा एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज ले रहे हैं। एडवांटेज लेते हैं तो फिर भी समझ ले, लेकिन डिसएडवांटेज ले रहे हैं, हमारा यूज कर रहे हैं। क्या हमारे सर पे तलवार रखी हुई है हमें पता नहीं है, लेकिन हम जब भी वो सामने आ जाते हैं बिल्कुल वीक हो जाते हैं और जब ध्यान में आता है तब कुछ नहीं कर सकते। इफ दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, अगर ये बार बार तुमसे होता रहा, यू वुड अनडाउटेडली थिंक समथिंग वाज रॉन्ग विथ यू। फिर तुम क्या बोलोगे, मैम कुछ प्रॉब्लम है मेरे में। वो बच्चा ऐसे ही आया था मेरे पास कि मैम कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं अभी पहले तो देखो सिर्फ मदद जब तक मैं करता था तब तक तो ठीक बात थी, चलो, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है उसके फायदे के लिए, तो मेरे साथ कुछ तो भी गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ, तो हम ये समझने लगते हैं। You would begin to fear that your own recurring helplessness was more of a danger than the threat of this enemy। अब वो जो हम जो बलहीन है या वीक जो खुद को महसूस करते हैं, उसका हमें धोखा ज्यादा है उस व्यक्ति से। तो जो एहसास हमें हो रहा है वो हमें ज्यादा डेंजरस फील हो रहा है उस व्यक्ति से। नाउ यू वुड नो लॉन्गर बिलीव दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ यू, you would prepare to defend yourself। I'm sorry, yeah, no,
I missed out 2-3 sentences. So you would undoubtedly think something was wrong with you. You would begin to fear that your own recurring helplessness was more of a danger than the threat of this enemy. But then you found out he had a diabolical weapon in the form of a subtle perfume, which, when breathed in, caused the symptoms you felt each time. Okay, this is a very nice idea. Okay, listen to what he is saying. अगर तुम्हें पता चले कि वो जब भी तुम्हारे पास मदद ले, मतलब तुम्हारे पास कुछ करवाने को आता है, तो उसके पास एक हल्का सा परफ्यूम होता है, हाँ, इतर बोलो या जो भी, और जब भी तुम वो सूंघ लेते हो तो तुम पैरालाइज हो जाते हो, तुम मना नहीं कर पाते, और वो तुमसे जो चाहे वो करवा के चला जाता है। ये अगर तुमको पता चल जाए, जिसको मैंने टांगती तलवार बोली, अगर तुमको पता चल जाए कि कौन सी तलवार ये मेरे सर पे लेकर, मतलब सर पे है, जो ये इसने पकड़ी हुई है, अगर ये हमें पता चल जाए, then now you would no longer believe that something was wrong with you. You would prepare to defend yourself against this new weapon by purchasing a gas mask. अगर पता चल जाए कि किस बात तुम्हारे सर पे क्या धरा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, ये अब जो बाहर बाहर की गड़बड़ है, उसके लिए अगर वो सुगंध तुम तक नहीं पहुंचना है, तो तुम एक मास्क खरीद लोगे, ताकि वो सुगंध तुम्हें आए नहीं और तुम वीक बनो नहीं, राइट? अब देखो, this is one way of seeing your difficulty with the judge. You believe that your debilitating feelings and beliefs are what is wrong with you, rather than recognizing them as a part of the arsenal the judge uses to attack you. तो तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ नहीं है, तुम में कुछ गलत नहीं है, मुझ में कोई गलती नहीं है। ये तो जो अटैक करने वाला है, उसका साधन है, उसका तीर है, जो वो हमेशा मुझ पर चलाते रहता है। एक बार कौन सा तीर, कौन सा तलवार मुझ पर चलाई जाती है, मुझे अगर पता चल जाए, तो मैं उसके लिए राइट वाली ढाल तैयार कर दूं और खुद को डिफेंड कर दूं। ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग हाउ अ जजमेंट कॉजेज अ सर्टेन इमोशनल इफेक्ट in you helps you to see the way the judgment works as a skillful attack. तो जब सजगता में आ जाते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि अगर सामने वाला मुझ पर चिल्ला रहा है, तो मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें गड़बड़ है, वो चिल्ला रहा है। हाँ, अगर उसे जेलसी हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, सामने वाला जो कर रहा है, करने वाले में गड़बड़ है, मारने वाले में गड़बड़ है, मार खाने वाले में गड़बड़ नहीं है। जब तो मेरे चाहे अंदर का जज हो या बाहर से मुझे कोई कुछ बोलने वाला हो, मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा नहीं है। गुस्सा किसको आया है, उसे, तकलीफ किसको हो रही है, उसको, तो गड़बड़ किधर है, उसमें, ना कि मुझ में। हाँ, तो ये समझने की बात है। एक बार इस बात को मैं समझ जाऊं, तो फिर मैं अच्छी तरह अपने आप का संरक्षण कर पाऊंगी, या अपनी संरक्षणात्मक क्रिया जो है, उस क्रिया को मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी। ठीक है? तो ये था जजमेंट्स एज इंटेंशनल अटैक। सो समझने की इस साइड हेडिंग की समझने की बात ये है कि जब भी कोई जजमेंट आता है, तो तुम्हारे में उसको करस्पॉन्डिंग जो इमोशन है या फीलिंग जो है, वो फीलिंग जागृत करने के लिए ही किया जाता है। ओके, ठीक है, ऑल राइट। अभी देखो, इन सेशन, एक सेशन के बारे में अब ये उदाहरण हमें देंगे, तो ये सेशन के बारे में बताएंगे, तो हमें और अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो, ड्यूरिंग अ काउंसलिंग सेशन विथ मी, जॉर्ज वॉज अनसेटल्ड फ्रॉम एन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड द डे बिफोर। तो मेरा एक काउंसलिंग सेशन के लिए मेरे पास जॉर्ज आया था,
और अगले दिन कुछ हुआ था, अगले दिन जिसको लेकर वो परेशान था. He and his wife worked together and she had been present while he told his secretary he was displeased with her way of handling things. तो अब क्या हुआ था कि वो सेक्रेटरी जिस तरह से काम कर रही थी वो उसको ठीक नहीं लगा था, और उसने सेक्रेटरी को डांटा था, उसको बोला था कि जिस तरह से तुम चीजें हैंडल करती हो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और जब उसने ये बात उस सेक्रेटरी को बोली तब उनकी बीवी उस वहीं पे खड़ी थी. He knew he had been intensely critical about what he felt was wrong, but although he was not terribly pleased with his behavior, he was ready to move on. तो अब देखो उसने गलती की है तो मैंने उसको बोल दिया यार तुम गलत कर रहे हो. तो मुझे जो ईमानदारी से लगा वो मैंने बोल दिया, बात खत्म है. अब और उसको चर्चा क्या करना है. I am ready to move on. I have said what I wanted to say. His wife, however, was not ready to let it go and continued to go on about how insensitive and overbearing he had been with his secretary. अब इस बंदे के लिए, जॉर्ज के लिए बात खत्म हुई. सेक्रेटरी ठीक से काम नहीं किया, उसने बोला भाई तुम ये जिस तरह से ये काम कर रही हो ये ठीक से काम नहीं है, तुम ठीक से काम किया करो. उसके लिए बात खत्म हुई, इट्स ओवर. लेकिन उसकी बीवी जो वहां पे थी जिसने ये पूरा संवाद सुना, वो उसको 2 दिन से तब से लेके वो उस सब्जेक्ट को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी. वो हर बार इसे बोलती रहती थी कि तुमने उसके साथ गलत किया, उसकी भावनाओं को तुमने उसको दुख दिया और तुमने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया और तुमने उसको ज्यादा intensely critical about what he felt was wrong, but no, his wife was not ready to let go and continued to go on about how insensitive and overbearing he had been with his secretary. तुम संवेदनशील थोड़े भी नहीं हो, समझा करो यार इतना बोलने की क्या जरूरत थी, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया. ये वो बार 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 बोलती रही. George found it very difficult to be patient with her comments, however true they might have been. ठीक है यार मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया होगा लेकिन बात को खत्म करो ना. लेकिन अब वो जो बार बार उसको याद दिलाती रह रही थी तो अब इसका पेशेंस खत्म हो रहा था. अब वो बोला so when she kept harping on it, he finally did the only thing he knew other than to explode. जब उसको वो बार बार उसी बात को दोहराती रही उसकी बीवी, तो उसको लगा कि और एक बार तुम मुझे बोलोगे ना तो मैं फूट जाऊंगा, मुझे और एक बार बोलोगे तो मैं टूट जाऊंगा या मैं भड़क जाऊंगा या मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा. जब ऐसा महसूस हुआ, अब वो एक्सप्लोड तो बीवी के सामने नहीं हो सकता. फिर वो क्या कर सकता है, उसने वो एक ही चीज की जो वो कर सकता था और वो थी, एंड दैट वाज he completely shut her out, clamped up, clamped up and stopped relating to her. उसने उससे बात ही करना बंद कर दिया, अपनी ही बीवी से उसने बात ही करना बंद कर दिया. न वो कुछ बोलता था न कोई संवाद करता था, उसको पूरी तरह अपने से दूर कर दिया उसने. That night he slept on his own, as he sometimes does when he and his wife reach an impasse. जब भी ऐसा हो जाता है ना बीवी मियाँ बीवी के बीच में, और जब वो कुछ नहीं बोलता, उसकी आदत थी वो जाके अलग से अकेले सो जाता था, तो वो उस तरह से अकेले जाके सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे कुड बेयरली स्पीक टू ईच अदर. और दूसरे दिन तो दोनों में के मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे. जॉर्ज फाउंड ही वॉज कॉट अप इन अ मेजर इंटरनल स्ट्रगल. और जॉर्ज के ध्यान में आया कि मेरे भीतर ही भीतर, मेरे अंदर ही अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया है. ही वॉज अवेयर ऑफ हिज एंगर टुवर्ड्स हिज वाइफ, बट ही फेल्ट कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट इट. उसको ये तो सजगता थी कि बीवी के ऊपर उसको गुस्सा आया है, लेकिन उसके मन के अंदर इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा हलचल थी, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी. ही कुडंट जस्ट लेट हिमसेल्फ फील एंग्री. उसको वो जो अंदर से गुस्सा महसूस हो रहा था उसने उसे बाहर निकालना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था या जवाब देना चाहिए था
किसी भी तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये भी ख्याल आया कि मैं अपना गुस्सा कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जब भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब उस व्यक्ति वस्तु या विषय को मैं दूर कर देता हूँ, उससे नाता तोड़ देता हूँ। तो इस बात से उसको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ऐसे नाते कि कौन कौन सी चीज से तुम नाता तोड़ोगे, है ना, कितनों से तुम नाता तोड़ोगे, राइट? तो ही couldn't just let himself feel angry. As I asked him about the anger, he responded with many different explanations for why he was suppressing his angry feelings. तो जब इन्होंने थेरेपिस्ट यानी डॉक्टर बायरन ब्राउन ने जब उनको पूछा कि भाई तुम्हारे गुस्से के को लेकर तुम्हें क्या लगता है, तब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए कि क्यों वो अपना गुस्सा हमेशा दबाता है। हाँ, बहुत ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। देयर वॉज नथिंग एल्स ही कुड डू, वो कुछ नहीं कर सकता था। ब्लोइंग अप ओनली हर्ट अदर पीपल, अगर वो गुस्सा कर देता तो सामने वाले को दुख हो जाता और सामने वाले को तकलीफ हो जाती। So blowing up only hurt other people. His wife really was often tuned in and probably saw the truth in this situation. He just wasn't feeling very tolerant. But why did she have to go on and not listen to him? And so on and so on. फिर वो बोलते रहा कि मेरी बीवी को जानती है कि मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता हूँ, वो बहुत बार मुझे समझदारी से भी लेती है, लेकिन अब भी जो सिचुएशन है इसका सत्य वो क्यों नहीं समझ रही है, और वो क्यों, मतलब मैं कितना सहन करूं, और वो मेरी बात सुनती क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह चलता रहा उसका। क्लियरली हिज जज वॉज ऑन हिज केस अबाउट हिज एंगर। तो वो जो भी एक्सप्लेनेशंस गुस्से के बारे में, तर्क वितर्क, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ये जो भी वो देने की कोशिश कर रहा था, वो सब क्या था, उसके अंदर का जज उसके गुस्से को लेकर भला बुरा बोल रहा था। अच्छा बोल रहा था, बुरा बोल रहा था, मेरी गलती है, उसकी गलती है, बस पर गुस्से को लेकर उसका जज उसको बहुत ज्यादा सुना रहा था। It wouldn't let him just be pissed off. It had convinced him his anger was unjustified because he had in fact done something wrong. अगर गुस्सा आया है तो गुस्से को महसूस करो यार, थोड़ी देर गुस्से में रहने दो ना, कुछ देर के बाद वो गुस्सा उतर जाएगा, अपने आप जगह पे आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो जो अंदर का जज था वो उसे ये गुस्से के लिए गिल्टी महसूस कराने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा बाय मेकिंग हिम फील, और दूसरा उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम गलत हो, तुमने गलती की है, गलत तुम हो। By making him feel guilty about having anger, the judge kept him away from simply allowing the anger in himself. अगर मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है तो उसे मुझे महसूस करना है, लेकिन वो जो अंदर की आवाज है वो महसूस भी नहीं करने देती। You have to feel your anger fully within yourself, but the inner judge will not allow you to feel that anger. Instead, it will keep making you feel bad and telling you that you are a wrong person and you have done something wrong. I asked if he could consider himself letting himself express his anger toward her while there with me. तो मैंने उसको पूछा, क्या मेरे मेरे साथ, हाँ, मेरी प्रेजेंस में तुम तुम्हारा गुस्सा उस पर उतार सकोगे, क्या तुम एक्सप्रेस करना चाहोगे? ही वॉज हेजिटेंट बिकॉज ही डिडंट थिंक इट वुड डू एनी गुड। वो तैयार नहीं था क्योंकि उसको लग रहा था कि उससे क्या होगा। Nevertheless, he decided to try, and though he couldn't let himself express the energy of the anger, he spoke out loud the words that sprang to his mind. तो वो उसको बोला, अच्छा तुम समझ लो, प्रिटेंड करो कि वो यहाँ पे है और तुम, बीवी तुम्हारी सामने है, और तुम्हें जो भी कुछ बोलना है वो बोलो, जोर से बोलो। अब यहाँ पे थोड़ी गंदी गाली है तो मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी,
लेकिन वो चिल्ला उठा कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वगैरह वगैरह बोलने की। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हर। ही स्माइल्ड एंजॉइंग एक्चुअली सेइंग द टेरिबल वर्ड्स। तो वो गालियां देते हुए वो जो बोला कि तुम मेरे साथ मुझे गिल्टी कैसे महसूस करा सकती हो, तुम मुझे ये बातें क्यों बोलती हो, मेरी सेक्रेटरी है, मुझे जो करना था मैंने किया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो, और उसके ध्यान में आया कि जैसे वो बोलते गया उसको बहुत मजा आते गया और उसको बहुत हल्का महसूस होते गया। ही स्माइल्ड एंजॉइंग एक्चुअली सेइंग द टेरिबल वर्ड्स एंड ओ यस देयर मोर। और तुमको क्या लगता है, तुमने सिर्फ तुम मुझे सिर्फ अभी नैक कर रही हो, इतनी ही बात नहीं है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेक योर राइटसनेस एंड शव इट। ओके, तो तुम्हारी ये जो तुम खुद को सती सावित्री मानती हो, जो खुद को मदर टेरेसा समझती हो, वो तुम्हारे पास ही रखो। हाँ, बोलते गया वो इसकी बात। अब ये एक बात नहीं, 10 और बातें उसने सुनाने शुरू कर दी। अगेन द स्माइल, फिर मुस्कुराया। जॉर्ज वॉज अमेज्ड एट हाउ दैट क्लियर्ड अवे his conflict and he no longer felt in turmoil or felt any anger towards his wife. फिर वो जब उसने सब निकाल दिया, सब बोल दिया, उगाल दिया, उसके बाद में उसको बहुत हल्का महसूस हुआ और उसको ध्यान में आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है और अब मुझे बीवी की तरफ कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। ओके, नाउ आई एम नॉट फीलिंग एंग्री टुवर्ड्स हर। मैं हमेशा जो क्लाइंट्स ये मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा ना म्हणजे माझी काय तळपायाची आग डोक्यात जाते, वगैरह ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं ना। तो मैं उनको बोलती हूँ, भैया 2-4 ग्लास लेके फोड़ क्यों नहीं देते, या 2-4 प्लेट तोड़ दो, और उससे भी ज्यादा गुस्सा है तो हॉकी स्टिक उठा के एक खिड़की तोड़ दो। तो एक बार तुम्हारा उसका खर्चा जो आएगा वो रिप्लेस या रिपेयर करने का, वो अभी जो तुम्हारी एसिडिटी है या तुम्हारे जो अल्सर्स है, इसकी दवाइयों के खर्चे से कम होगा। डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके मेडिसिन तक, और प्रॉब्लम तो जाने ही वाला नहीं है उतना सब कुछ करके भी। तो एक ही बार तोड़ दो, फोड़ दो, कर दो, हाँ, गुस्सा निकाल दो, तो फिर बाद में शांत हो जाओगे और ये सारी तकलीफें तुम्हारी मिट जाएगी। सो उसी तरह से इसने उसे बोलने को लगाया और फिर उसको ध्यान में आया जॉर्ज को कि अब मुझे मेरे बीवी पे गुस्सा नहीं आ रहा। जॉर्जेस जज had been making him feel guilty about the emotion of anger coming up in response to her repeated attacks on his behavior। अब देखो, मेरी जैसी जो है वो पूछेगी क्या, जस्ट बिकॉज मैं योग शिक्षक हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आध्यात्म पढ़ती हूँ, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? क्यों भैया, मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ, क्यों गुस्सा नहीं आ सकता? और मैं अपना गुस्सा व्यक्त करूंगी। लेकिन बहुत लोग हैं जो गुस्सा पी जाते हैं और फिर वो अंदर जाके इधर उधर जलाने को चालू कर देता है। सो तो वो जो अंदर की आवाज है वो एक्चुअली हमें ये कह रहा है कि तुम बुरे हो, तुमने बुरा काम किया है और तुम्हें सजा की जरूरत है। तो वो तुम्हारी सजा यानी वो गिल्टी फीलिंग है, वो गिल्टी फीलिंग जिसके वजह से बिल्कुल तुम्हारी जान को कोई शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें तकलीफ होती रहेगी। और डोंट यू डेयर गेट एंग्री विथ मी, और ये गुस्सा मुझ पे नहीं दिखाना। वो भी ऊपर से वो अंदर का जज बोलता है। जैसे उसकी बीवी बाहर की जज है, उसकी बीवी बाहर की जज थी, वो उसके पीछे पड़ी ही रही, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने इस तरह से उसको नहीं बोलना था, तुम बिल्कुल इंसेंसिटिव हो, तुम्हें सामने वाले की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तुम बुरे इंसान हो। और ऊपर से वो बोल रही थी, मुझे गुस्सा दिखाने की कोशिश नहीं करना, तो मैं तुम्हें चिमटे निकालती रहूंगी लेकिन तुमने हाँ नहीं बोलना है। हाँ, ऐसा बहुत लोग हमारे साथ भी करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। माय सपोर्टिंग, दो ही स्पोक द वर्ड्स ऑफ एंगर टू हिज वाइफ, he was really defending himself against his own judge whom he was hearing in her voice। तो जब बायरन ब्राउन ने उसे जोर से बोलने को लगाया, तो वो उसको ध्यान में आया
कि एक्चुअली वो अपनी बीवी को नहीं बोल रहा है, जो भी गालियां देके जो भी बातें सुनाई उसने, वो अपने ही जज को, जो उसे ये गुस्सा उगलने नहीं देता था, उस गुस्सा को बाहर नहीं आने देता था, एक्चुअली वो बातें अपनी बीवी को नहीं, उसने अपने अंदर के जज को सुनाई है। My supporting him to ignore the guilt the attack was provoking enabled George to find the energy he needed to dispel the attack. और मैंने जब उसको आधार दिया, मैंने कहा कि मेरी प्रेजेंस में आप ये करो, तो फिर जॉर्ज को वो मैंने जो ताकत उसको जरूरत थी, वो ताकत, वो आधार देकर उसको मैंने उस अटैक से, वो खुद को, अपने आप को उस अटैक से बचा पाया। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी में बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स ये लोग यूज करते हैं। उसमें से ना एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एम्प्टी चेयर टेक्निक। ओके, तो जो भी आप व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको तुम्हारे क्लोज वंस हो, तुम कोई भी होने दो, अगर किसी को कोई बात तुम्हें कहनी है जो तुम्हारे दिमाग में गोल 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 घूम रही है और तुम वो बात नहीं कह पा रहे हो, और जब तक कहते नहीं वो दिमाग में तुम्हारे घूमती ही रहती है, तो सामने एक खाली कुर्सी रखो, उस कुर्सी में इमेजिन करो कि वो व्यक्ति बैठा है, और जोर से बोलो तुम्हें जो भी बोलना है वो। और जैसे जैसे उसमें तो और भी आगे टेक्निक है, जहां पे सिर्फ बोल, फिर खुद उठ के उस व्यक्ति की जगह पे बैठना है और समझना है जैसे कि तुम वो व्यक्ति हो, और तुमने खुद को, मतलब पहले बोल लेना है, अगर ए ने बी से बोला है, बी वहां पे नहीं है, फिर ए ने बी बन जाना है, और जो भी बातें बोली है वो सुनते वक्त कैसा महसूस हुआ, ये महसूस करना है। तो अपना व्यक्त भी करना है, और जिसको वो व्यक्त हो रहा है उसको क्या महसूस होगा जब मैं ये व्यक्त करूंगा, उसको भी अनुभव लेना है। फिर उठ के अपने जगह पे आना है, फिर अपनी बात कहनी है, इस तरह से इस कुर्सी से उस कुर्सी। अब मेरे ध्यान में आ रही है, ये खुद से ही बात करना हुआ। बाकी के लोग, हम इमेजिन करते हैं कि ओके ममता ने मुझे ये बोला था, तो मुझे ममता को ये कहना है, लेकिन ये ममता के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है, जो मैं खुद को कहना चाहती हूँ। तब वो एम्प्टी चेयर एक्टिविटी करते हैं ना, तब ध्यान में आ जाता है कि ये दूसरे नहीं, ये हमारे खुद के बारे में है। हाँ, और फिर रेजोल्यूशन उधर बहुत अच्छा मिल जाता है। ऑल राइट। मैम मैम प्रवीण ने एक बार ये करवाया था ना हमसे। नहीं, प्रवीण के लिए मैंने ये करवाया था। हाँ 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 प्रवीण हाँ, को मतलब वो आपके workshop- घर में हम सब मेरे, थे हाँ, वही। मेरे घर में अपन सब ने ये किया था एक बार। प्रवीण ने मुझे पूछा था कि कौन सी टेक्निक्स यूज करूं अगर मुझे, उसको कोई वर्कशॉप कैरी आउट करना था। हाँ, तो करेक्ट मैंने करेक्ट। उसको बोला था आप आ जाओ, अपन ट्राई करते हैं। हाँ, आई डोंट थिंक ही फाइनली यूज्ड इट, बिकॉज वो वाली पर्टिकुलर टेक्निक फिट नहीं बैठी उसके वर्कशॉप में, लेकिन यस, आपकी बात सही है, मेरे घर पे हमने सबने ये की थी। या so this is it that उससे भी बहुत सारे इश्यूज रिलीज होते हैं मैडम, रिलीज बहुत। होते हैं। मैंने उस दिन जो किया है ना, हाँ, मैं मेरे मेरे प्रॉब्लम का उस दिन किया था, राइट, सबसे बहुत मतलब रिजॉल्व हो होते गया गया, वो। क्या बात है। होते यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। देखो और कितना लाइफ आरती चेंजिंग होता है कि आज भी तुम्हें वो याद है, पता नहीं 4-1 साल पहले की बात होगी। हाँ, पण हाँ, होते त्याला, मलाही आठवते मी तुला भी आरती पण आठवते, तू पण नित्याने होती। होते हो ना? हो. हाँ, प्रवीण स्वाती गणपतीच्या मूर्तीसमोर बसला होता गणपतीच्या. कर रहे हैं। यस, हा, ते आठवते मला. हो. हाँ, काय पण स्वाती? हे थोडस मिरर टेक्निक सारखं पण आहे का? नाही, मिरर मध्ये तुला समोरच्या जागेवर नाही जाता येत, पण हा, असे बरेच टेक्निक्स आहेत की जेव्हा तुम्ही स्वतःशी बोलता, हा, पण इथे जेव्हा फिजिकली तुम्ही एक स्पेस ऑक्युपाय करताय आणि जाऊन तुम्ही समोरच्या स्पेस मध्ये बसता, तर जेव्हा तुमची ती हालचाल होते ना, तुमचा रोल चेंज होतो, तुमची एनर्जी चेंज होते, तुमची रिसेप्टिव्हिटी चेंज होते, आणि त्यामुळे तो जो संवाद घडतो तो खूपच वेगळा घडतो.
आणि त्याच्यामध्ये जरी तू जागा नाही बदलली, फक्त समोर कोणाला तरी तुला ज्याला जे बोलायचंय त्याला समोर इमॅजिन करून तू त्याला बोलत गेली ना, जसं ममता म्हणते, तर खूप त्याच्यातनं रिलीज होऊन जातं, खूप गोष्टींचा रिलीज मिळतो. हा, या, ऑल राईट. So the groundwork we are laying in this beginning chapter on becoming aware of judgments will help you recognize that a judgment is the same as an attack as far as the health of your being is concerned. हाँ, तुम्हारा हम कहते हैं ना कि जान लेने वाला वार हम पर होता है, तो ये जो जजमेंट है ना, सच में हमारी जान के लिए धोखा है. और जब हम सजग हो जाते हैं तो सच में हम खुद को बचा सकते हैं. One could even consider self-judgment the original psychic autoimmune disorder. बहुत ज्यादा अगर तुम सेल्फ जजमेंट देते हो, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हो, तो इसको उन्होंने एक डायग्नोसिस दे दिया है, साइकिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तुम्हारी इम्यूनिटी लो हो गई है. ऑलराइट, तुम्हारे इनर जज ने तुम्हारे जजमेंट्स दे दे के तुम्हारी इम्यूनिटी को लो कर दिया है. तो सजगता और एम्पावरमेंट, ये दोनों चीज हमें अब करनी होगी. बिकॉज जजमेंट कॉजेज यू टू रिजेक्ट योर सेल्फ, द बेसिक हेल्थ ऑफ योर सोल इज एट रिस्क. जजमेंट जो है ना, हमको खुद से दूर करता है. ये खुद यानी कौन? हमारी आत्मा. हम हमारे ही आत्मा से दूर होते चले जाएंगे तो भैया योग कब होगा या कैसे होगा? राइट. The more familiar you become with how judgment works, the more it actually feels like a self-destructive disease. अंदर से खा डालता है, अंदर से खोखला कर देता है. The goal is to re-establish a vital survival energy and a healthy immune system that will respond to both attacks and judgments with awareness, alertness, energy, capacity and appropriateness. अंदर से खुद को इस तरह से पावरफुल बनाना है, खुद को इस तरह से एम्पावर करना है कि कोई भी अटैक आए या कोई भी जजमेंट जब आता है तो अवेयरनेस, अलर्टनेस, हाँ बिल्कुल सजगता और होशियार रह के, एनर्जी अपनी ऊर्जा का यूज करके, कैपेसिटी अपनी क्षमता का यूज करके, एंड अप्रोप्रिएटनेस और सही तरीके से तुम खुद का बचाव कर सको. वो तुम्हारी आत्मा को खत्म नहीं कर सके. The movement towards that goal reflects a continuing process of unraveling why judgments have such a debilitating effect on you and learning to defend your right to your present experience with strength and vitality. तो जैसे जैसे ये बातें हमारे ध्यान में आती जाएगी तो हम ताकत से और शक्ति से हम खुद को बचा पाएंगे और खुद पे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको रोक पाएंगे. तो ये था एक केस स्टडी. अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ जजमेंट. अब थोड़े तत्व क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स पे ये ऑपरेट होता है. इन प्रिंसिपल्स, ये जो सेल्फ जजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. द इफेक्ट क्रिएटेड बाय अ जजमेंट लीड्स टू अ फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल. सबसे बेसिक तत्व, सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है, a judgment always touches on something you believe is true about you. Okay? जजमेंट वो है जो तुम खुद के बारे में पहले से जो तुम समझते हो उसी को स्पर्श करने वाला होता है वो. हाँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सुप्त मन में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में जो मान्यता खुद के बारे में तुम्हारी है, जो बिलीफ खुद के बारे में है, वो जजमेंट उसी को छूता है हमेशा. अगर तुम वो चीज नहीं मानते खुद के बारे में तो तुम्हें ध्यान में भी नहीं आता कि ये मुझे
कोई तो भी ये बोल रहा है या गिल्टी महसूस कराने की कोशिश कर रहा है या डराने की कोशिश करा रहा है या मुझ पर अटैक हो रहा है, ये तुम नजर उसको वो मैटर मक्खी की तरह उस बात को उड़ा देते तुम। दिल को कब छू जाती है कोई भी बात, चाहे खुद की हो चाहे दूसरे की, जब पहले से दुखती नस हो, जब पहले से, इसको ट्रिगर्स कहते हैं हम लोग। मेरे अंदर गुस्सा है तो तुम वो उस गुस्से को ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है तो तुम क्या ट्रिगर करोगे? तो जजमेंट के बारे में ये बात समझनी जरूरी है, जो हम खुद के बारे में समझते हैं उसी चीज को ट्रिगर होता है। द कंटेंट ऑफ मोस्ट जजमेंट्स इज कंजेंक्चर, ओपिनियन, सजेशन, इंटरप्रिटेशन, accusation or belief, but the hook for you is the way the content indicates or implies something that you think true about your own value or worth. अब जो जजमेंट आता है वो शायद एक ओपिनियन हो, या तो एक सजेशन हो, या तो मान्यता हो, या तो तुम्हारे पे किया गया एक आरोप हो, या तो तुम्हारे पे फील करवाने वाला एक बिलीफ हो। रूप उसका कुछ भी होने दे, लेकिन वो तीर निशाने पे वो हुक कहाँ लगता है? जहां पे ऑलरेडी तुम खुद के बारे में वैसा सोचते हो, तब वो जाके तीर निशाने पे लग जाता है, या जो जजमेंट है उसका हुक उधर अटक जाता है, क्योंकि तुम खुद के बारे में पहले से ही ऐसा मानते हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना सिंपल इंडिकेशन हमको मिल रहा है। अगर मुझे किसी की बात का बुरा लगे तो मैंने समझ लेना चाहिए कि उसने जो बात बोली है, जिसके बारे में मुझे बुरा लग रहा है, मैंने खुद ने वो बात खुद को हजारों बार बोल के उसको मेरी बिलीफ सिस्टम का भाग बना दिया। I already believe that to be true about myself, and therefore when that person says it to me, I am hurt. कहाँ है प्रॉब्लम? वो व्यक्ति ने बोला वहां पे प्रॉब्लम है? नहीं, मैं अपने ही बारे में बोली हुई बात मानती हूँ, वहां पे प्रॉब्लम है। अब अपने ही बोली हुई बात मैं क्यों मानती हूँ, अब ये देखेंगे। बराबर है? कहाँ से मैं खुद के बारे में ये सोचने लगी, कब से मैं ये खुद के बारे में सोचती हूँ? पीछे 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 जब हम जाएंगे, when you go back in time towards the root cause. Yes, Shanti. This could Yes. be because of previous lifetimes also now. It can Something be this life ingrained. or previous life, anytime. But you have been, it only shows when something is a part of your belief system, it means you have been through that same experience multiple times. Because a belief system is formed only after you have experienced it again and again and again, and you consider it to be a truth about you. सत्य मान के चल रहे हो, इसलिए तो वो तुम्हारे संस्कार का भाग बन गई है, या तुम्हारे अंतर मन का भाग बन गई है। बिल्कुल, या सो Bob's boss was implying he was a failure without literally saying it. अब बॉब के तुम तो निकम्मे हो, ऐसा तो बॉब के बॉस ने नहीं बोला था। ये तुमने क्या काम किया है, ऐसा काम तो मैंने मेरी जिंदगी में इतना बुरा काम नहीं पड़ा, ये बोला था ना। ये तो नहीं बोला था कि तुम निकम्मे हो, लेकिन बॉब ने सुना क्या कि तुम निकम्मे हो। क्यों? क्योंकि वो खुद को निकम्मा समझता है। So Bob is caught by this in the first example because he is afraid it is true. He is not afraid that his writing was the worst piece of promotional writing his boss had ever seen. That is undoubtedly not true. He is afraid of the implied judgment. देखो, तुमने अच्छा नहीं लिखा, जो भी लिखा, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बॉब को डर नहीं था। बॉब जानता था कि उसने वो अच्छा लिख सकता है और इतना भी बुरा उसने नहीं लिखा, या उससे भी बुरा लिखने वाले लोग हैं, वो सबसे बुरा, जैसा वो बॉस कह रहा है तुमसे बुरा, इतना बुरा लिखने वाला मैं कभी कहीं नहीं देखा, वो सच बात नहीं है। लेकिन
जो उसके पीछे का भाव जो उसको महसूस हुआ कि तुम निकम्मे हो, तो इस बात से वो डर गया. Deep down, he believes he is a failure and is afraid of what it will mean if he is found out. डर किस बात का है? मैं जानता हूं मैं निकम्मा हूं, लेकिन तुमको पता चल गया तो मेरा क्या होगा, दुनिया को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, इस बात का डर रहता है. The key factor is not whether a judgment is true, but whether you believe that it is. The tricky part is that your belief is in the truth of the judgment may be completely unconscious. अब देखो, कभी कभी तो हम खुद नहीं जानते थे कि अरे हम ऐसे हैं, हम खुद नहीं जानते थे कि हम ऐसे हैं, right? And may even be the opposite of what you think you believe. मैं समझ सकती हूँ अपने आप को, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत डेमोक्रेटिक इन नेचर हूँ, हाँ, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. मैं कोई अथॉरिटेरियन नहीं हूँ, डिसिप्लिनेरियन नहीं हूँ, डोमिनेटिंग नहीं हूँ, और फिर भी एग्जैक्टली ऑपोजिट करती रहूंगी. घर में हर एक को बोलूंगी तुमने यही करना है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, लेकिन खुद के बारे में क्या मानती हूँ कि मैं बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं हूँ, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो अब और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. डेविड वॉज एंग्री एट हिज गर्लफ्रेंड पैम फॉर टेकिंग सो लॉन्ग टू गेट रेडी फॉर द प्रॉम. अब देखो, जाना था पार्टी में, डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तैयार होके रुका था, और धीरे धीरे उसका पारा चढ़ रहा था क्योंकि वो लड़की इतना टाइम लगा रही थी तैयार होने में. When she finally got into the car, he rebuked her. और फाइनली जब वो कार में आके बैठी, तब उससे रहा नहीं गया और वो बोल उठा, I don't know why you spend an hour putting on makeup. Everyone knows it's just a cover up for how plain you look. मुझे समझ में नहीं आता, 1 घंटा तुम मेकअप लगाने में क्यों बिता देती हो, जबकि तुम जानती हो, सबको मालूम है कि तुम्हारे मेकअप के नीचे तुम कितनी सीधी हो, सादी हो दिखने में, सीधी सादी हो, सर्वसाधारण हो दिखने में. पैम वॉज डिवास्टेटेड. उस लड़की को इतना दुख हुआ. दो शी वॉज स्ट्राइकिंगली अट्रैक्टिव एंड एक्टेड द पार्ट. वो थी अच्छी दिखने में और हमेशा कॉन्फिडेंस से घुमा फिरा करती थी, यूजिंग हर गुड लुक्स टू विन अटेंशन एंड बॉयफ्रेंड्स. और अपने अच्छे दिखने के वजह से ही तो लोगों को वो आकर्षित करती थी, बॉयफ्रेंड्स बनाती थी. एंड शी हैड नेवर बिलीव्ड इन हर ओन ब्यूटी. लेकिन अपने खुद के ब्यूटी पे उसका कभी भी विश्वास नहीं था. Instead, she was secretly convinced that her attractive appearance was the result of her makeup and her pretending, and that people just went along with the charade. वो उसको ये लगता था कि मैं वो समझती थी कि वो खुद को सुंदर, वो थी दिखने में अच्छी, अट्रैक्टिव, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं मानती थी कि वो अट्रैक्टिव है. उसको क्या लगता था कि ये जो मैं मेकअप करती हूँ, ये जो मैं कॉन्फिडेंस दिखाती हूँ, मैं प्रिटेंड करती हूँ, इसके वजह से लोग मुझे ध्यान देते हैं और इसके वजह से ही मैं, ये सारा खेल चलते रहता है. लेकिन अंदर से वो नहीं मानती थी कि वो दिखने में अच्छी है. जब डेविड ने ये बात उसको की, जब डेविड ये बोला कि इतना मेकअप लगाने में क्यों तुम टाइम बिता देती हो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कितनी सादी, ये मेकअप के नीचे तुम कितनी सिंपल लुकिंग हो, तो डेविड्स क्रूअल कमेंट स्ट्रक द डीप प्लेस वेयर दैट बिलीफ रिसाइडेड एंड शी फेल्ट एक्सपोज्ड एंड हेल्पलेस. तीर निशाने पे लग गया. इतना उसने सोचा भी नहीं था, वो तो जस्ट नेचुरली करते जा रही थी. लेकिन जब तीर निशाने पे लगा, तब उसके ध्यान में आया कि जो हम खुद के बारे में वो समझती है, यही बात इस बंदे ने बोल दी है. और फिर उसको एकदम हेल्पलेस और एक्सपोज्ड, जैसे कि किसी ने उसके कपड़े उतार दिया हो या किसी ने उसका मुखवटा, उसका चेहरा एक्सपोज कर दिया हो, ऐसा उसे महसूस हुआ.
The clue to recognizing your hidden belief is that you are hooked by the judgment statement. बस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले से बात समझाई, अगर कहीं दुख होता है तो समझ लो तीर निशाने पे लगा है। तो कौन से निशाने पे तीर लगा है, ये अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारे अंदर कौन सी डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, वीकनिंग, लिमिटिंग बिलीफ जिसको कहते हैं, कौन सी लिमिटिंग बिलीफ है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें पता चल जाएगा। इफ यू डू नॉट बिलीव व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द जजमेंट इन एनी वे, देन इट वुड हैव नो debilitating effect on you and you would defend yourself appropriately। चल रहे जा रहे, वो लड़की अगर खुद को सच में बहुत सिंपल लुकिंग नहीं मानती तो वो बोलती है, वो उसको उल्टा जवाब दे देती थी, तुम क्या समझते हो, चलो अभी निकलो, बहुत बोल चुके, ये सब बातें मुझे नहीं बोलनी, है ना। उसने अपना बचाव सही तरीके से किया होता, क्यों नहीं बचाव कर पाई, क्योंकि वो अचानक उसके बोलने से निशस्त्र हो गई। क्यों निशस्त्र हो गई, क्योंकि खुद के बारे में तीर निशाने पे लगा था, खुद के बारे में जो वो सोचती थी वही बात ये बंदे ने बोल दी है। This was the case in the second example with Bob earlier in the chapter. Bob did not believe in his boss's implied judgment and so was able to handle the attack effectively, है ना। बॉब के बारे में भी हमने, अगर वो खुद को निकम्मा नहीं समझता तो वो पूछता क्या हुआ, दिखाओ किधर मेरी गलती है, बैठो मेरे पास, दिखाओ कहाँ कहाँ लिखने में मैंने गलती की है। हाँ, खुद को बचाव कर सकता था। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। Judy bumped into an old friend Karen at the natural food store. ओके, एक दुकान में जूडी नामक व्यक्ति है, अपनी पुरानी दोस्त उसको अचानक मिल गई, कैरन। हाउस इट गोइंग कैरन, हैव यू गॉट अ मैन इन योर लाइफ येट। तो जूडी ने उसको पूछा, ओ हाय कैरन, कैसे चल रहा है, क्या अभी तुमको कोई पार्टनर मिला या नहीं मिला, मतलब कोई है कि नहीं तुम्हारी जिंदगी में। तो कैरन मुस्कुराई और बोली, no interesting eligible male has shown his face in a dog's age. Got any suggestions? अरे यार, कोई अच्छा मिलकर तो बहुत साल हो गए, कोई दिख नहीं रहा, मुझे कोई मिला नहीं है, क्या करूं, क्या तुम कुछ बता सकते हो। जूडी paused and frowned। तो जूडी सच में सोचने लगी और बोली, lower your standards. If you ask me, you always acted like you were too good for any man who was interested in you। देखो उसको क्या बोल दिया उसने, उसने कहा तुम हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझती आई हो और बेहतर दिखाती आई हो, तो जरा अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करो, तुम सबसे बेहतर हो ये दिखाना थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम पुरुष से बेहतर हो ये दिखाते हो तो पुरुष भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, ये जूडी ने जवाब दे दिया। Well, that's a pretty judgmental assessment of me. Karen paused in thought and then looking at Judy. और कैरन ने सोचा, अरे ये सोचती है ये मेरे बारे में, ऐसा जजमेंट, ये मुझे जज करती है इस तरह से। तो उसने एक क्षण के लिए विचार किया, सोचा, और फिर उसने एकदम मुस्कुराते हुए बोला, she continued brightly, if that were the case it would explain everything, wouldn't it? अगर ऐसा होता तो सब हम समझ सकते थे, है कि नहीं। I bet you are glad you don't have my problem। हाँ, जूडी ने उसको जजमेंट दिया और इसने उसको सिक्सर मारा। क्या बोली वो, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम मेरी है अच्छा है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने, उसने उसका अपमान किया कि तुम्हारे स्टैंडर्ड इतने लो है इसलिए तुम्हारे पास पुरुष दिखते हैं, तो वो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है। देखो उसने अपना बचाव किस तरह से किया। देन शी टर्न्ड एंड वॉक्ड अवे, और फिर वो घूमकर पलटकर चली गई। हियर कैरन स्टेज फोकस्ड ऑन जूडीज अटैक एंड इज नॉट हुक्ड बाय द जजमेंट। जो कैरन ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट बिल्कुल जूडी ने कैरन को जो जजमेंट दिया, कैरन खुद के बारे में ये बिल्कुल मान्य नहीं करती।
उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, राइट, इसलिए वो जवाब दे पाई। तो जो वो बोल रही है उस बात से वो नहीं हटी, निशस्त्र नहीं हो गई, एक्सपोज्ड और हेल्पलेस नहीं हो गई। अ जजमेंट बाय डेफिनेशन pushes one of your buttons, it hits a sore spot। जो मैंने कहा ना, ट्रिगर। अगर अंदर बटन है, गुस्से का बटन, जेलसी का बटन, एनवी का बटन, रिग्रेट का बटन, पता नहीं शेम का बटन, कितने सारे हमारे अंदर बटन है, साढ़े षड्रिपु और उसको लग के और भी कुछ कुछ। तो वो बटन जब तक है तब तक लोग उसको दबा सकते हैं। सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि अंदर के बटन को हटा दे। तो ये हो गया यहाँ पे। दिस लीड्स टू द सेकेंड प्रिंसिपल। तो देखो, इस बात से पहला प्रिंसिपल जो था वो मैं दोबारा एक बार पढ़ दूं कि जजमेंट ऑलवेज टचेस ऑन समथिंग यू बिलीव इज ट्रू अबाउट यू। तुम्हारे बारे में, खुद के बारे में तो जो तुम जो सोचते हो उसी बात, वही बात अगर किसी ने कह दी तो दुख होना ही है। अब दूसरा प्रिंसिपल, because you believe there is some truth in a judgment, it generates self rejection rather than self defense। अगर मुझे कोई बोल दे, यार तुम आज कितनी तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती या अच्छी नहीं दिख रही हो, अगर कोई बोल दे ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो, अगर ऐसा कोई मुझे बोल दे, अगर मैं मानती हूं कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूं, तो तुरंत मेरा बटन दब जाएगा और मुझे दुख होगा और मैं कारण देने लगूंगी या बुरा लगा के या चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा कुछ तो भी करूंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर बटन नहीं है और मैं बोले हाँ, तो मैं कुछ ना कुछ खुद को डिफेंड करूंगी। अरे यार, कभी कभी तो हर एक ने ऐसा दिखना है, रोज का थोड़ी ना होता है। कुछ ना कुछ अपने आप को मैं अपने बचाव में बोल दूंगी, मैं हिलूंगी नहीं, तो मैं डट के रहूंगी, राइट। तो दूसरी बात ये है, दूसरा प्रिंसिपल ये है, बिकॉज यू बिलीव। तो क्या होता है, अगर उस बात में तुम्हारा विश्वास है, अगर तुम्हारा अंतर्मन उसी बात को मानता है, तो तुम खुद को ही रिजेक्ट करते हो, जिसको सेल्फ रिजेक्शन कहते हैं। सेल्फ डिफेंस करना चाहिए तुमने, उसके बदले तुम सेल्फ रिजेक्शन कर देते हो। अपने आप का बचाव करने के बदले खुद को ही तुम नकार लेते हो। The judgment rejects you, but you can't stop it because on some level you believe what it is saying. Then you are not only attacked by the statement itself, but further betrayed as the judgment turns out you against yourself। तो एक तो बोला उसका बुरा लगता है, लेकिन पता है ज्यादा बुरा किस बात का लगता है? खुद से दूर करने का बुरा ज्यादा लगता है। वो बटन दब गया, वो ट्रिगर हो गया और खुद को ही रिजेक्ट कर दिया। मैं कितनी बुरी हूं, मैंने ये कितना खराब काम किया है, मैं लायक ही नहीं हूं। देखो, ये सेंटेंस बोलने पे भी कैसा महसूस होता है, जोर से बोल के देखो और देखो कैसा महसूस होता है, राइट। तो ये खुद को ही खुद से दूर करने का दुख बहुत ज्यादा होता है। Unconsciously you begin to feel more threatened by the deficient feelings and beliefs waiting to arise in you rather than by the attacker, and thus cannot defend yourself against the actual attack. For this reason, from now on I will refer to judgments as attacks or use the term synonymously। अब देखो, वार हुआ है, बचाव नहीं कर पाए, उल्टा खुद के ही विरोध में चले गए। तो इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहे, इसके बाद अब इससे आगे से मैं जजमेंट ये नहीं शब्द यूज करूंगा, मैं अटैक यूज करूंगा शब्द, क्योंकि हर जजमेंट खुद पे किया गया एक अटैक ही होता है। दिस विल हेल्प सपोर्ट योर अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज अकरिंग। फिर तुम्हारे ध्यान जो हो रहा है ना, उसको तुम ज्यादा सजग हो जाओगे। By identifying the true source of the threat and mobilize your inner strength to respond appropriately। तो अटैक, अगर ये तुम्हारे कोई किसी ने कुछ तुम्हें बुरी बात कर दी या अंदर से तुमने खुद को कुछ बुरा भला कह दिया, तुरंत अटैक ये शब्द तुमको याद आएगा
और अटैक याद आते ही तुम खुद का बचाव करने की सजगता में आ जाओगे और खुद से दूर नहीं पर खुद का बचाव करने की सही तरीके से कोशिश करोगे. This shift in awareness from judgment to attack is one small support worth cultivating, similar to the practice of stating the attack in the you form. खुद का ही खुद पे किया गया वार जिस तरह है वैसे ही ये अटैक बोलते ही ये आदत डेवलप हो जाए. अटैक ये शब्द आते ही तुरंत अलर्ट हो जाओ, सजग हो जाओ और खुद को डिफेंड करने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की तैयारी कर लो. अब देखो, जब हम सेल्फ डिफेंस में जाते हैं, खुद को सुरक्षित रखने की जो क्रिया है, ये क्रिया जब हम करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है. अ नोट हियर अबाउट डिफेंस. In psychological terms, a defense often refers to a way of avoiding something that is true or resisting input that would cause discomfort. ओके तो साइकोलॉजी में जो विषय है उस विषय में डिफेंस किसको कहते हैं पता है? किसी चीज को नजरअंदाज करने को डिफेंस कहते हैं. जब तुम्हें पता है कि वहां पे तकलीफ होने वाली है तो वहां जाते ही क्यों हो, भाग जाओ, इसे भी डिफेंस कहते हैं. लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली द केस व्हेन बिहेवियर इज जज्ड एज बीइंग डिफेंसिव. फॉर एग्जांपल, बच्चे को माँ ने डांटना शुरू किया तो अनेक बार, पहले बहुत बार वो हो चुका है, इसलिए बच्चे को पता है कि अब ये 15 मिनट तक चलने वाला है, तो वो ट्यून आउट हो जाता है. इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों को कुछ भी कहना है ना, पहले के जो 3 या 4 वाक्य है उतने उनके कान के अंदर जाते हैं, बाकी सब क्लोज. कुछ भी सुना, आगे का कुछ नहीं उनको सुनाई देता. तो तुम 10-10, 15 मिनट तक क्यों लेक्चरबाजी करते रहते हो? हाँ, ये साइकोलॉजी का मानना है. क्या होता है, ये इसको डिफेंसिव बिहेवियर कहते हैं. जब तुम किसी चीज को ब्लॉक कर दो या उसको इग्नोर करो या उसको ब्लॉक करना, यही. हाँ, तो ये जब होता है तो इसको डिफेंस कहते हैं. द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज माइंडेड. और मैं इसको कितना बोलती हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं है. कितनी माएँ बोलती है ये सब, ये वाक्य. आई थिंक हर माँ ये बच्चे के बारे में कभी ना कभी तो बोलती है, मैं इसको कितनी बार बोलती हूँ. क्यों बेबा, क्यों तुम कितनी बार बोलते हो? एक बार बोला, उसने नहीं सुना, तुमने दूसरा बार बोला, चलो ठीक है, फिर भी नहीं सुना, अच्छा तीसरी बार बोल दिया, ठीक है, अब तो समझ जाओ कि वो नहीं सुन रहा है. चौथी बार, 5वीं बार, 14वीं बार, 20वीं बार क्यों बोलते रहते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जबकि तुम जानते हो कि वो नहीं सुन रहा है. तुम्हें तुम्हारे एक्शन का तुम्हें जो इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिल रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा एक्शन गलत है ना? ममता, यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दिस? या आजकल तो वो डबल हो गए बच्चों का. हाँ. ईयरफोन रहता है ना उनके. पहले बंद करते थे और अभी ये भी रहता है. अभी ऊपर से दोनों कान में ईयरफोन लगा लेते हैं. सच बात है. यस. सो इसको फिर हम क्या बोलते हैं कि वो सुनता नहीं है, यानी वो व्यक्ति क्लोज माइंडेड है. पर्सनालिटी डिफेंसेस, especially when they are unconscious, are designed to protect a certain experience of the world, and so defensive behavior often colludes with the judge. तो वो बच्चा जो नहीं सुन रहा है वो ये सोच समझ के जानबूझ के कर रहा है नहीं. वो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली कर रहा है. Okay, it is based, in contrast, a healthy defense is a direct conscious act of supporting the truth. It is based on reality now and not on the idea about yourself from the past. अगर वो सुनता या तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, अगर उस बात को तुम ठीक से सुनते तो अब भी वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, और खुद का तुमने हेल्दी बचाव किस तरह से करना है ये तुम तुरंत जान जाते. तुम स्मृतियों में जाके, पास्ट में जाके, मेमोरी में जाके किसी चीज को ट्रिगर नहीं होने देते. ठीक है,
Defending against the judge means you have recognized that what the judge is saying of little value when it is wrapped up in a psychic attack. What's important is that it is attacking you and you are acting to stop the attack. 100 बात की एक बात बनती है कि तुम पर वार किया जा रहा है और तुम खुद का बचाव कर रहे हो। तो जब भी वार होता है तब भी, पहले भी ये हुआ था, मुझे मालूम ही था वो ये बोलने वाली है, मुझे लगा ही था वो ऐसा सोचने वाला है। तुम पास्ट फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट से हट गए, अब भी वो तुम्हें जो बोल रहा है उस बात का जवाब दो। तो तुम्हारा फोकस हिल गया, पास्ट में चला गया या फ्यूचर में मुझे लगा ही था, मैंने प्रेडिक्ट ही किया था, मैं जानती ही थी ये ऐसा ही होने वाला है। सो यू आर नॉट इन द प्रेजेंट एंड सो यू कैन नॉट इफेक्टिवली डिफेंड योर सेल्फ। I use defending as an active step in the process of disengaging. ये मेरे बारे में, मैं ये नहीं मानती ये जो भी बोल रहा है, और उसको गलत, मैं उसको जो भी जवाब देना है वो जवाब देने के लिए जो क्रिया मैं करती हूँ उसको डिफेंडिंग शब्द यूज किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस ये शब्द यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ऐसे दिस लीड्स टू द सेकंड प्रिंसिपल। ओके, ऐसा ये लेखक यहाँ पे कह रहा है, ना कि उसको नजरअंदाज करना या ब्लॉक कर देना। हाँ, तो वो जस्ट एक क्लैरिफाई कर रहे हैं। और इस बात से हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, लेकिन आई थिंक हम रुकेंगे यहाँ पे, और थर्ड प्रिंसिपल जो है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि तीसरा प्रिंसिपल जजमेंट का क्या बनता है। वी विल रीड अबाउट इट टुमारो। यस, इज इट मेकिंग सेंस फ्रेंड्स? या whatever is being discussed over here. और वो सूक्ष्म सूक्ष्म जा रहे हैं लेखक हमें ये समझाने के लिए कि देखो जजमेंट के अनेक रूप होते हैं और उसका अटैक किस तरह का होता है, और जब वो अटैक होता है तब तुम्हें कैसा महसूस हो सकता है, और जैसा महसूस हो तो किस तरह से तुम अपना बचाव कर सकते हो। तो एक्चुअली अभी भी हम लोग डायग्नोस्टिक फेज में है, अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और आगे जाके फिर आई थिंक उपाय शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब हम इसको, आई थिंक ये चैप्टर, एक आधा चैप्टर और रहेगा ज्यादा से ज्यादा, धीरे धीरे हम सेल्फ अवेयरनेस में आते जाएंगे और फिर उसके उपाय हमें वो बताएंगे, ऐसा लग रहा है। कल तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो नई एक्सरसाइज मिलेगी। क्या किसी को कुछ शेयर करना है? जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी थी, जो भी हमने की ना लास्ट चैप्टर की, 2-3 जन ने शेयर किया है, जैसे चारू जी ने शेयर किया, सुप्रिया ने शेयर किया, सुप्रिया जाम्बेकर, उन्होंने भी शेयर किया। हाँ, तो थोड़ा बहुत शेयरिंग तो हुआ है, तो हमें पता है। सो दैट्स वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर तुम चाहो तो कुछ अनुभव तुमने अगर ट्रैवलिंग के टाइम लिया हो जो आगे के चैप्टर का एक्सरसाइज था, तो जरूर शेयर करना। ऑलराइट, shall we stop over here? Just thank you very much. Just 1 second. Bye bye.